नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा मगध का एक मैप। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि जब हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं तो मगध जो था वो महाजनपदों में से एक था और इस पे बहुत सारे राजवंशों ने क्रमागत रूप से यहाँ पर अपना शासन किया। लेकिन यही कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम कैसे उन सारे वंशों को क्रम से याद रख सकें। तो यही इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम लाए हैं एक ट्रिक, और उस ट्रिक से हम पूरे जितने भी मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश थे उनको क्रमवत रूप से देखेंगे, और न सिर्फ हम उनका क्रम याद रखेंगे वरन उसमें कौन उसके संस्थापक थे, कौन उसके अंतिम शासक थे, राजधानी क्या थी, उन सब चीज़ों को भी हम जानेंगे। तो ठीक है, हम लोग एक बार टॉपिक शुरू करने से पहले लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्राचीन इतिहास में प्रमुख जो राजवंश थे, मगध के राजवंश, हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहले मैंने कुछ राजवंश यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उनका एक बार नाम देख लेते हैं, थोड़ा सा अजीब ना लगे जब हम ट्रिक पढ़ रहे हो, फिर हम उसे कनेक्ट कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए, पहला था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़व वंश। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कड़व नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे होगा आपका कड़व। ठीक है, कड़क लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पे होना चाहिए कड़व वंश। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कड़व वंश, सातवाहन वंश और पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो ये 8 प्रमुख वंशों के बारे में हम लोग जो है सीरियल से पढ़ लेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कड़व वंश और सातवाहन वंश, और हमारा 8 है पुष्यभूति वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो ट्रिक आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे याद होती है। ट्रिक तो है हशिन, हसीन। ठीक है, वही हशिन। अब माशुका, बीच में विदेशी अभी गायब कर देते हैं, हशिन माशुका, और लास्ट में आपका हसिन माशुका 7 जीपी, हसिन माशुका 7 जीपी। लेकिन अब इसको पूरी ट्रिक को हम पढ़ लेते हैं। हशिन माशुका के बीच में विदेशी है, यानी कि हसीन तो है लेकिन विदेशी है। ठीक है, हशिन विदेशी माशुका। अब इधर बढ़ जाते हैं, 7 विदेशी जीपी, 7 विदेशी जीपी। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा, हशिन विदेशी माशुका 7 विदेशी जीपी। ये विदेशी बीच बीच में इसलिए लिख दिया है कि जब ये राजवंश चल रहे थे तो बीच में हमेशा ऐसा हुआ है कि कुछ विदेशी आक्रमण भी हमारे देश पर हुए हैं। तो पहले कौन से विदेशी आए, यानी कि हशिन 3 डायनेस्टी हम पढ़ते हैं, उसके बीच में विदेशी आ जाएंगे, फिर माशुका पढ़ेंगे, फिर 7 यानी कि सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर विदेशी आएंगे, और फिर हम उसके बाद में पढ़ते हैं गुप्त और पुष्यभूति वंश। ठीक है, एक बार हम इसको पूरे को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ मतलब हो गया आपका हर्यक वंश। ठीक है, हाँ हशिन मतलब हाँ मतलब हर्यक वंश। श यानी कि शिशुनाग वंश। न ये आपका नागवंश नहीं होगा, यहाँ पे नंदवंश है, यहाँ पे ठीक है, क्या है, नंदवंश। फिर उसके बाद में आपका विदेशी, जैसे लिखा हुआ है विदेशी आक्रमण है। फिर उसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं तो आपका ये क्या हो रहा है, माँ से मौर्य वंश, और उसके बाद में श से जो है वो शुंग वंश है, और क से ये यहाँ पे कड़व होना चाहिए, तो कड़व वंश है ये आपका। तो माशुका यानी कि मौर्य वंश, शुंग वंश और कड़व वंश। फिर उसके बाद में 7 मतलब सातवाहन वंश, और उसके बाद में अगेन फिर से विदेशी आ जाते हैं, तो ये विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। कौन से हैं वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। फिर जी मतलब गुप्त वंश और पी मतलब पुष्यभूति वंश। ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण राजवंश थे बाद में, क्योंकि तब तक एम्पायर जो था वो सिर्फ मगध तक सीमित नहीं रहा, वो बहुत आगे तक बढ़ गया था। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि जब शुरू की हम 3 डायनेस्टी पढ़ेंगे, हशिन और नंदवंश तक, ये ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंद, आपको बता दिया मैंने कि नंदवंश होगा। तो हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश के बाद में जो पहली बार विदेशी आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन कौन से हैं। पहले कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ, तो पहले ईरानी हुए थे, फिर यूनानी आक्रमण हुए थे। फिर हम उसके बाद 3 डायनेस्टी फिर पढ़ लेते हैं, मौर्य वंश, शुंग वंश और कड़व वंश, और उसके बाद में एक सातवाहन वंश, यानी कि 4 डायनेस्टी पढ़ने के बाद में अगेन फिर से हमारे यहाँ पे विदेशी आक्रमण होता है। इस बार लेकिन विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाणों ने किया था। फिर हम पढ़ते हैं जी फॉर गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश। आइए तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि कौन इसके संस्थापक थे और कौन राजधानियाँ थी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले जो है आपका क्या है, हर्यक वंश। ठीक है, तो ह से हर्षेन था ना, तो हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, बिंबिसार थे। राजधानी क्या थी, गिरिवज्र या राजगृह थी। और अंतिम शासक जो थे वो नागदशक थे। अब आपको कैसे याद करना है कि देखिए डायनेस्टी तो आपको याद मैंने करा ही दी है, कैसे याद करेंगे, बिम। बिम लग रहा है ना, साबुन जो आता है बर्तन धोने वाला, तो बिम। अब बिम जो है वो क्या है, बिम बार 10 रुपए का आता है, तो बिम बार 10 यानी कि दशक। ठीक है, तो बिम सार इधर होगा और वहां पे क्या होगा, नाग दशक। और गिरवज्र इनकी जो थी वो क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, राजगृह या गिरवज्र उसे कहा जाता है, यहाँ पे राजगृह जो है अधूरा रह गया है, तो ये आपका गिरवज्र और राजगृह इनकी राजधानी हो गई। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पे शिशु नागवंश देख लेते हैं। तो शिशु नागवंश की स्थापना कैसे हुई, तो नाग दशक को की हत्या करके शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना करी। ठीक है, अब हम इसकी पहले तो राजधानी जान लेते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो थी वो क्या बना ली, वैशाली बना ली। ठीक है, अब आप ये समझिए कि शिशु को पालने के लिए वैशाली की जरूरत थी, यानी कि वैशाली कोई लड़की मान लो या लेडी मान लो, तो शिशु को वैशाली ने पाला और नंदिवर्धन उसका नाम क्या कर दिया, नंदिवर्धन, यानी कि अंतिम शासक कौन हो गया, नंदिवर्धन। तो शिशुनाग जो है वो इसके संस्थापक थे, वैशाली इनकी राजधानी थी और नंदिवर्धन जो थे वो अंतिम शासक थे। अब नंदिवर्धन की हत्या करके किस डायनेस्टी की स्थापना होती है, तो नंदवंश की स्थापना होती है। तो नंदवंश की कौन संस्थापक थे, बहुत सिंपल है, नंद पढ़ना है लेकिन महापद्म नंद पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका महापद्मानंद इसके संस्थापक थे। और अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, यहाँ महा है वहाँ घना है, तो घनानंद जो थे वो अंतिम शासक हो गए। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र बना ली थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा कोशिश तो करनी ही पड़ती है। तो हम ये 3 डायनेस्टी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको पता है विदेशी आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आ जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना मौर्य ने ही की थी। तो कौन सा मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी, तो वही पाटलिपुत्र थी, जो पहले थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, तो ये बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। तो आपको चंद्रगुप्त याद रखना है और चंद्रगुप्त का रथ याद रखना है। ठीक है, ट्रिक क्या हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य उनका रथ। तो पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अंतिम शासक कौन हो गए, तो बृहद्रथ हो गए, राजधानी कौन सी होगी, पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश जो है ये आपके, शुंग वंश की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शुंग ने ही की थी, यानी कि बृहद्रथ की हत्या जो है वो किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गए, पुष्यमित्र शुंग हो गए। राजधानी कौन सी थी इनकी, तो इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, विदिशा कहाँ इस समय, एमपी में है। और अंतिम शासक कौन थे, देवभूति हो गए। कैसे याद किया जाए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं कोई मुश्किल नहीं है। आप ये देखो पुष्प, ठीक है, पुष्प तो जानते ही आप। तो पुष्प जो है उसको अगर आप सूंघते हैं, किसी का भी पुष्प ले लो, पुष्प को जब हम सूंघते हैं तो बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। तो पुष्यमित्र शुंग तो हो गए पहले शासक, और देवभूति, अनुभूति नहीं देवभूति, ये हो गए आपके अंतिम शासक। राजधानी कौन सी हो गई इनकी, तो देवभूति। आपको ये जो है पुष्प को सूंघने के बाद जो आपको अनुभूति हुई वो कहाँ पे हुई, तो ये विदिशा में हुई। मतलब चारों दिशाओं से आपको जो है अनुभूति प्राप्त हुई, तो विदिशा। तो ये इस तरह से शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे, राजधानी कौन सी थी, विदिशा थी, और अंतिम शासक कौन थे, तो देवभूति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये था आपका कड़व वंश। ये थोड़ा सा मुझसे लिखने में ही गड़बड़ हो गई है, ठीक है, हर जगह पे गड़बड़ हुई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कड़व वंश। ठीक है, तो कड़व वंश जब हम पढ़ेंगे तो कड़व वंश के शासक कौन थे, तो वासुदेव। अब कड़व को क्या कर लो, कृष्ण कर लो, कृष्ण वंश कड़व वंश। तो कड़व वंश जो उसके संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे, और वासुदेव अंतिम शासक कौन थे, तो सुशर्मा थे। अब आप ऐसे याद कर लो, भाई कोई व्यक्ति है जिनका नाम है वासुदेव शर्मा। ठीक है, क्या नाम है, वासुदेव शर्मा,
कड़व वासुदेव शर्मा, ठीक है ऐसे। और इनकी राजधानी जो थी, इनकी राजधानी के बारे में कोई चर्चा हमें मिलती नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हम सातवाहन वंशों की बात करते हैं। तो अब देखिए, आप एक चीज समझ रहे हैं कि पहले राजधानी कहाँ थी, सिर्फ गिरिवज्र या राजगृह, जो बिहार में एक छोटा सा क्षेत्र है, वहां राजधानी थी। लेकिन धीमे धीमे राजधानी का जो है विस्तार होता जा रहा है। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के टाइम में, अशोक के समय, अशोक क्योंकि वहां का प्रसिद्ध शासक था, तो अशोक के समय तो ये और भी बहुत ज्यादा, यानी कि कहाँ तक पहुंच चुका था, आपने पढ़ा होगा ना, उड़ीसा में कलिंग, और उसने पश्चिम क्षेत्र और आपके जितने भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र थे वो सब जीत लिए थे। तो बहुत लंबा विस्तार हो चुका था, ठीक है। तो अब हम सातवाहन वंशों की बात करते हैं। तो जब हम सातवाहनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए, सातवाहन के जो संस्थापक थे वो शिमुक थे। शिमुक ने किसकी हत्या करके अपनी राजगद्दी बनाई, तो सुशर्मा की। आप ये चीज ध्यान रखना कि लास्ट शासक को मार के ही अगला संस्थापक बन रहा है। तो सातवाहन जो थे वो शिमुक जो थे संस्थापक थे सातवाहन वंश के। जो अंतिम थे वो थे विजय। तो आप देखिए, शिमुक की विजय हो गई, ठीक है। तो शिमुक और अंतिम हो गए विजय। राजधानी क्या थी, इन्होंने प्रतिष्ठानपुर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। सातवाहन है तो कहीं ना कहीं आपको उनको खड़ा करना पड़ेगा ना, उनके प्रतिष्ठान की जगह करनी पड़ेगी। तो वो सातवाहनों की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठानपुर थी, ठीक है। पहला शासक कौन था, तो शिमुक था। सात से ही याद रख सकते हैं कि शिमुक, शाह से ही इसका नाम है, तो शिमुक हो गया। अंतिम जो है वो क्या हो गई, विजय हो गई। सातवाहनों से आप चलेंगे तो क्या होगा, विजय ही हो जाएगी ना, तो विजय हो गई, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश माना जाता है, जैसे कि मौर्य वंश है, उसके बाद गुप्त वंश जो है, इसके संस्थापक बहुत सिंपल है याद करना कि गुप्त के संस्थापक श्रीगुप्त, क्या है, श्रीगुप्त। और अंतिम जो शासक हैं वो कौन है, तो भानुगुप्त। अंतिम कौन है, भानुगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश के पास एक बहुत बड़ा एम्पायर था, इसलिए यहाँ पर किसी पर्टिकुलर राजधानी को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग पुष्यभूति वंश, जो कि हम कह सकते हैं कि एक अंतिम वंश था। और इसके बाद में और भी वंश थे, छोटे छोटे जो वंश थे, उनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो पुष्यभूति जो वंश था, इसकी स्थापना किसने करी, तो पुष्यभूति ने की थी, ठीक है। पुष्यभूति ने इसकी स्थापना करी, तो पुष्यभूति से पुष्यभूति याद हो जाएगा। राजधानी क्या थी इनकी, थानेश्वर थी। और यहाँ पे अंतिम शासक कौन थे, तो हर्षवर्धन। अंतिम शासक हर्षवर्धन थे और सबसे प्रसिद्ध शासक भी हैं। इस पूरे वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो हर्षवर्धन है। तो आइए हम एक बार थोड़ा सा हम इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हर्यक वंश जो था, इसमें हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ते हैं, अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। शिशुनाग वंश में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो कालाशोक के बारे में पढ़ते हैं। नंद वंश जब हम पढ़ रहे हैं तो घनानंद के बारे में, ये महत्वपूर्ण शासक है। मौर्य वंश जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य भी महत्वपूर्ण थे और अशोक भी पढ़ते हैं। शुंग वंश की जब हम बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग, इस समय पुष्यमित्र शुंग भी अपने आप में महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। फिर अगर हम कड़व की बात करते हैं तो इतना कोई विशेष नहीं है। सातवाहन में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यज्ञश्री शातकर्णी पढ़ते हैं, गौतमी पुत्र शातकर्णी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हैं। गुप्त वंश की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुमारगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, बहुत सारे थे, भानुगुप्त अंतिम शासक थे। पुष्यभूति वंश की बात करते हैं तो हर्षवर्धन जो है वो प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा, एक बार ट्रिक हम फिर से देखते हैं। हशिन माशुका, बीच में विदेशी लगा दो, हशिन माशुका, ठीक है। 7 जीपी, फिर विदेशी लगा दो बीच में से, सिंपल है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको पसंद आएगा और कोशिश करिएगा, ट्रिक बहुत आसान है, 1-2 बार पढ़ लेंगे ध्यान से, आपको पूरा लर्न हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, काम आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।